बेचारी कामना जैसे ही कामना वॉश बेसिन की ओर गई, मधु बनावटी दुख भरे स्वर में बोली, दोपहर के भोजन के लिए समीर, विनय, अरुण, राधा आदि भी वहीं बैठे थे। क्यों, क्या हुआ? समीर, विनय या अरुण में से किसी ने प्रश्न किया। कामना ये अंदाज नहीं लगा पाई। मधु सोच रही थी कि उसका स्वर कामना तक नहीं पहुंच रहा था या ये जानबूझकर ही उसे सुनाना चाहती थी। आज फिर वर पक्ष वाले उसे देखने आ रहे हैं, मधु ने बताया। तो इसमें बेचारी वाली क्या बात है? प्रश्न फिर पूछा गया। तुम नहीं समझोगे। 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें और हैं कामना के पिता। पिछले 4 वर्षों से बिस्तर पर है। यही अकेली कमाने वाली है। फिर ये वर पक्ष का झंझट क्यों? मित्र और संबंधी कटाक्ष करते हैं तो इसकी माँ को बुरा लगता है। उनका मुंह बंद करने के लिए ये तामझाम किया जाता है। इनकी तमाम शर्तों के बावजूद यदि लड़के वाले हाँ कर दें तो ये लोग मना कर देंगे कि लड़की को लड़का पसंद नहीं है। मधु उपहास भरे स्वर में बोली, उफ बेचारी। एक स्वर उभरा, ऐसे माता पिता भी होते हैं। दूसरा स्वर सुनाई दिया, कामना और अधिक ना सुन सकी। आंखों में भरे आए आंसू पहुँचने के लिए मुंह धोया, तरोताजा हुई और पुनः उसी कक्ष में जा बैठी। उसे देखते ही उसकी चर्चा को पूर्ण विराम लग गया। कामना सोचने लगी कि इन सब को अपने संबंध में चर्चा करने का अवसर भी तो उसने ही दिया था। यदि उसके मन की कटुता मधु के सामने बह ना निकली होती तो उसे कैसे पता चलता? मधु को दोष देने से भी क्या लाभ? जब वो स्वयं बात अपने तक सीमित ना रख सकी तो मधु से ऐसी आशा क्यों? भोजन का समय समाप्त होते ही कामना अपने स्थान पर जा बैठी, पर कार्य निपटाते हुए भी मन का अनमना भाव वैसे ही बना रहा। कामना बस की प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक परिचित स्वर सुनाई दिया, आज आपके बारे में जानकर दुख हुआ। चौंक कर वो पलटी तो देखा अरुण खड़ा था। जी, कामना ने क्रोध भरी नजरों से अरुण की ओर देखा। मधु बता रही थी कि आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, इसलिए घर का सारा भार आपके ही कंधों पर है। अरुण बोला, जी हाँ। कामना ने नज़र झुका ली। क्या बीमारी है आपके पिताजी को? पक्षाघात। अरे, अरुण ने सहानुभूति दिखाई तो कामना का मन हुआ कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। क्या कहा डॉक्टर ने? कामना अपने ही विचारों में खोई थी कि अरुण ने फिर पूछा, जी यही कि अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है। कामना गुस्से से बोली, शायद आपको बुरा लगा। विश्वास कीजिए, आपको चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कभी कभी दुख बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। कहता हुआ अरुण अपनी बस को आते देख उस ओर बढ़ गया। कामना घर पहुंची तो पड़ोस की रम्मो चाची बैठी हुई थी। अब तुमसे क्या छिपाना रम्मो, कामना की बात कहीं बन जाए तो हम भी बेफिक्र हो जाएं। फिर रचना का भी तो सोचना है। कामना की माँ उसे और रम्मो चाची को चाय का प्याला पकड़ाते हुए बोली, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, यूँ व्यर्थ में परेशान नहीं होती सुमन। रम्मो चाची बोली, घबराओ नहीं तो क्या करूँ, न जाने क्यों कहीं बात ही नहीं बनती। लोग कहते हैं कि ये कमाऊ बेटी का विवाह नहीं करना चाहते। क्या कह रही हो तुम सुमन? कौन कह रहा था? हम क्या जानते नहीं कि तुम कामना के लिए कितनी परेशान रहती हो, आखिर उसकी माँ हो। रम्मो चाची बोली। वही नुक्कड़ वाली सरोज सबसे कहती घूमती है कि हम कामना का विवाह इसलिए नहीं करना चाहते कि उसके विवाह के बाद हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, और लोग भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। इस बार कामना का विवाह तय हो जाए तो बात बनाने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। कहने को तो सुमन कह गई, किंतु बात की सच्चाई से उनका स्वर स्वयं ही कांप गया। यूँ जी छोटा नहीं करते सुमन, सब ठीक हो जाएगा। तभी कामना का छोटा भाई आ गया और रम्मो चाची उठकर चली गई। सुमन कुछ देर तक तो पुत्र द्वारा लाई गई मिठाई, नमकीन आदि संभालती रही कि तभी उनका ध्यान गुमसुम कामना की ओर गया। क्या है कामना, सपने देख रही हो क्या? सामने रखी चाय भी ठंडी हो गई। सपने नहीं, यथार्थ देख रही हूँ माँ। वो कड़वा यथार्थ जो ना चाहने पर भी बार बार मेरे सामने आ खड़ा होता है। कामना दार्शनिक अंदाज में बोली, पहेलियाँ तो बुझाओ मत। क्या बात है ये बताओ, बैंक में किसी से झगड़ा करके आई हो क्या? लो और सुनो,
मैं और झगड़ा, घर में अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार सहन करते हुए भी जब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती तो भला मैं घर से बाहर झगड़ा करूंगी? कैसी हास्यास्पद बात है ये। कामना का चेहरा तमतमा गया। क्या कह रही हो? कौन अत्याचार करता है तुम पर? तुम स्वयं कमाने वाली, तुम ही खर्च करने वाली। सुमन भी क्रोधित हो उठी। क्या कह रही हो माँ? मैं तो पूरा वेतन लाकर आपके हाथों पर रख देती हूँ, इस पर भी इतना बड़ा आरोप? तो कौन सा एहसान करती हो? पाल पोस कर बड़ा नहीं किया क्या? हम नहीं पढ़ाते लिखाते तो कहीं 100 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, इसे तुम अत्याचार कह रही हो? यही तो अंतर होता है बेटे और बेटी में। बेटा परिवार की सहायता करता है तो अपना कर्तव्य समझकर, भार समझकर नहीं। आप बेकार में बिगड़ रही हैं। मैं तो उस तमाशे की बात कर रही थी जिसकी व्यवस्था हर तीसरे दिन आप कर लेती हैं। कामना ने माँ की ओर देखा। कौन सा तमाशा? यही तथाकथित वर पक्ष को बुलाकर मेरी प्रदर्शनी लगाने का शर्म नहीं आती? हम तो इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं, तुम्हारे दूसरे भाई बहनों की बारी आए। सुमन गुस्से से बोली, माँ रहने दो, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या जानती नहीं कि मेरे बिना मेरे छोटे भाई बहनों की देखभाल कौन करेगा? हाय, हम पर इतना बड़ा आरोप। जब हमारी बेटी ही ऐसा कह रही है तो मित्र व संबंधी क्यों चुप रहेंगे? सुमन रुआसी हो गई। मित्रों और संबंधियों के डर से इतना तामझाम? ये जीवन हमारा है या उनका? हम उसे अपनी सुविधानुसार जिएंगे। वे कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मैं तुम्हारा कष्ट समझती हूँ माँ। जब तुम वर पक्ष के समक्ष ऐसी असंभव शर्तें रख देती हो जिन्हें हमारा पुरुष समाज शायद ही कभी स्वीकार कर पाए, तो क्या तुम्हारे चेहरे पर आई पीड़ा की रेखाएं मैं नहीं देख पाती? माँ के रिश्ते घावों पर अपने शब्दों का मरहम लगाती कामना ने पास आकर उनके कंधों पर हाथ रख दिया। तेरे पिताजी बीमार ना होते तो ये दिन क्यों देखने पड़ते कामना? पर मेरा विश्वास कर बेटी, अपने स्वार्थ के लिए मैं तेरा भविष्य दांव पर नहीं लगने दूंगी। नहीं माँ, तुम सबको इस हाल में छोड़कर मैं विवाह करके क्या स्वयं को कभी माफ कर पाऊंगी? फिर पिताजी की बीमारी का दुख अकेले आपका नहीं, हम सबका है। इस संकट का सामना भी हम मिलजुल कर ही लेंगे। सुनो कामना, कल जो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं तुम्हारी रोमा बुआ के संबंधी हैं। हमने मना किया तो नाराज हो जाएंगे। साथ ही तुम्हारी बुआ भी आ रही हैं, वे भी नाराज हो जाएंगी। किंतु मना तो करना ही होगा माँ। रोमा बुआ नाराज हो या कोई और, मैं इस विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। कामना ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं अभी जीवित हूँ, माना कि बिस्तर से लगा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब अपनी मनमानी करने लगे। कामना के पिता बिस्तर पर ही चीखने लगे तो पूरा परिवार उनके पास एकत्रित हो गया। रोमा ने बहुत नाराजगी के साथ पत्र लिखा है कि सभी संबंधी यही ताने दे रहे हैं कि कामना की कमाई के लालच में हम इसका विवाह नहीं कर रहे, और मैं सोचता हूँ कि अपनी संतान के भविष्य के संबंध में निर्णय लेने का हक मुझे भी है। कामना के पिता ने अपना पक्ष स्पष्ट किया। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहती हूँ पिताजी। मेरे विवाह के बाद घर कैसे चलेगा? क्या आपकी चिकित्सा बंद हो जाएगी? संदीप, प्रदीप, मोना, रचना क्या पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाएंगे? कामना ने तीखे स्वर में प्रश्न किया। मेरे स्वस्थ होने की आशा नहीं के बराबर है, अतः मेरी चिकित्सा के भारी खर्चे को बंद करना ही पड़ेगा। सच पूछो तो हमारी दुर्दशा बीमारी पर अनाप शनाप खर्च करने से ही हुई है। संदीप 1 वर्ष में स्नातक हो जाएगा, फिर उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। प्रदीप की पढ़ाई भी किसी प्रकार चलती रहेगी। मोना, रचना का देखा जाएगा। कामना के पिताजी ने भविष्य का पूरा खाका खींच दिया। ये संभव नहीं पिताजी। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, कदम कदम पर सहारा दिया, क्या इसलिए
कि आवश्यकता पड़ने पर मैं आप सबको बेसहारा छोड़ दूं? कामना ने पूरा प्रश्न किया। तुम बहुत बोलने लगी हो कामना। तुम ही तो अब इस परिवार की कमाऊ सदस्य हो। मैं भला कौन होता हूँ तुम्हें आज्ञा देने वाला? कामना पिताजी की दयनीय स्वर सुनकर स्तब्ध रह गई। सुमन भी फूट फूट कर रोने लगी थी। बंद करो ये रोना धोना और मुझे अकेला छोड़ दो। कामना के पिता अपना संयम खो बैठे। सभी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए, पर कामना वहीं खड़ी रही। अब क्या चाहती हो तुम? पिता ने प्रश्न किया। पिताजी, आपको क्या होता जा रहा है? किसने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते? ऐसी बात करके तो आप पूरे परिवार का मनोबल तोड़ देते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि आपको ठीक होने के लिए दवा से अधिक आत्मबल की आवश्यकता है। तुम्हारा तात्पर्य है कि मैं ठीक होना ही नहीं चाहता? नहीं, पर आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप एक दिन पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। कामना बोली। अभी हमारे सामने मुख्य समस्या कल आने वाली अतिथियों की है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके सामने कोई तमाशा करो। पिता बोले। इसके बारे में कल सोचेंगे, अभी आप आराम कीजिए। कामना बात को वहीं समाप्त कर बाहर निकल गई। दूसरे दिन सुबह ही रोमा बुआ आते ही सुमन से बोली, क्या कह रही हो भाभी? कितना अच्छा घरवर है। फिर 3 बेटियां हैं तुम्हारी और भैया बीमार। कब तक इन्हें घर पर बिठाए रखोगी? वे तो सुमन से यह सुनते ही भड़क गई कि कामना विवाह के लिए तैयार नहीं। बुआ, आप परिस्थिति की गंभीरता को समझने का यत्न क्यों नहीं करती? मैं विवाह करके घर बसा लूँ और यहाँ सबको भूल जाऊँ? ये संभव नहीं है। उत्तर सुमन ने नहीं, कामना ने दिया। तुम लोग तो मुझे नीचा दिखाने में ही लगे हो। मैं तो अपना समझकर सहायता करना चाहती थी, पर तुम लोग मुझे ही भला बुरा कह रहे हो। नाराज मत हो दीदी। कामना को दुनियादारी की समझ कहाँ है? अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है। सुमन बोली। कुछ देर चुप्पी छाई रही। एक बात कहूँ भाभी? रोमा बोली। क्या? क्यों ना कामना के स्थान पर रचना का विवाह कर दिया जाए? उन लोगों को तो रचना ही अधिक पसंद है। लड़के ने किसी विवाह में उसे देखा था। क्या कह रही हो दीदी? छोटी का विवाह हो गया तो कामना तो जीवन भर अविवाहित रह जाएगी। सुमन की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रचना बीच में बोल उठी। मुझे क्या आप लोगों ने गुड़िया समझ लिया है कि जब चाहे जिसके साथ विवाह कर दें? दीदी 5 वर्ष से नौकरी कर रही है, मुझसे बड़ी है। उन्हें छोड़कर मेरा विवाह करने की बात आपके मन में आई कैसे? अधिक बढ़ चढ़ कर बात करने की आवश्यकता नहीं है, रोमा ने झिड़का। बोलती तो ऐसे हो मानो लड़के वाले तैयार हैं और केवल तुम्हारी स्वीकृति की आवश्यकता है। इतना अच्छा घरवर है, बड़ी मुश्किल से तो उन्हें कामना को देखने के लिए मनाया था। मैंने सोचा था कि कामना की अच्छी नौकरी देखकर शायद तैयार हो जाएं, पर यहाँ तो दूसरा ही तमाशा हो रहा है। लेन देन की बात तो छोड़ो, इस तरह का विवाह करने में कुछ ना कुछ खर्च तो होगा ही। रोमा बुआ क्रोधित स्वर में बोली। आप लोग क्यों इतने चिंतित हैं? माना कि पिताजी अस्वस्थ हैं, पर अब हम लोग कोई छोटे बच्चे तो रहे नहीं। मेरा एमए का अंतिम वर्ष है। मैंने तो एक स्थान पर नौकरी की बात भी कर ली है। बैंक की परीक्षा का परिणाम भी आना है, शायद उसमें सफलता मिल जाए। रचना बोली। मैं रचना से पूरी तरह सहमत हूँ। इतने वर्षों से दीदी हमें सहारा दे रही है। मैं भी कहीं काम कर सकता हूँ। पढ़ाई करते हुए भी घर के खर्च के मैं योगदान दे सकता हूँ। संदीप बोला। कहने सुनने में ये आदर्शवादी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर वास्तविकता का सामना होने पर सारा उत्साह कपूर की तरह उड़ जाएगा। सुमन बोली। वो सब तो ठीक है भाभी, पर कब तक कामना को घर बिठाए रखोगी? 2 वर्ष बाद पूरे 30 की हो जाएगी, फिर कहाँ ढूंढोगी उसके लिए वर? रोमा बोली। यदि वर पक्ष वाले तैयार हो तो चाहे हमें इतनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, कामना का विवाह कर देंगे। कामना के पिता बोले।
किंतु पिता और रोमा के समस्त प्रयासों के बावजूद वर पक्ष वाले नहीं माने। पता नहीं कामना के पिता की बीमारी ने उन्हें हतोत्साहित किया या परिवार की जर्जर आर्थिक स्थिति और कामना की बढ़ती आयु ने, पर उनके जाने के बाद पूरा परिवार दुख के सागर में डूब गया। इसमें भला इतना परेशान होने की क्या बात है? अपनी कामना के लिए क्या लड़कों की कमी है? मैं जल्दी ही आपको सूचित करूंगी। जाते जाते रोमा ने वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया था, किंतु उदासी की चादर का साया वो परिवार के ऊपर से हटाने में सफल ना हो सकी। एक दिन कामना बस की प्रतीक्षा कर रही थी कि अरुण ने उसे चौंका दिया। कहिए कामना जी, क्या हाल चाल है? बड़ी थकी थकी लग रही हैं। मुझे आपसे बड़ी सहानुभूति है। छोटी सी आयु में परिवार का सारा बोझ किस साहस से आप अपने कंधों पर उठा रही हैं। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ अपने जीवन से और मुझे आपकी सहानुभूति या सहायता की आवश्यकता नहीं है। आशा है आप बेचारी कहने का लोग संवरण कर पाएंगे। कामना का इतने दिनों से दबा क्रोध एकाएक फूट पड़ा। आप गलत समझी कामना जी, मैं तो आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। कितने लोग हैं जो परिवार के हित को अपने हित से बड़ा समझते हैं। चलिए एक एक शीतल पेय हो जाए। अरुण ने मुस्कुराते हुए सामने के रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया। आज नहीं, फिर कभी, कामना ने टालने के लिए कहा और सामने से आती बस में चढ़ गई। तीसरे दिन फिर अरुण बस स्टॉप पर कामना के पास खड़ा था। आ जाए, आज तो मेरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। आप तो मोटरसाइकिल पर बैंक आते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? कामना के अप्रत्याशित प्रश्न पर वो चौंक गया। चलिए आपको भी मोटरसाइकिल पर ले चलता हूँ, खूब घूमेंगे फिरेंगे। अरुण ने तुरंत ही स्वयं को संभाल लिया। लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। शायद आपको गलत फहमी हुई है। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? कामना दयनीय स्वर में बोली। मैं क्या आपको ऐसा वैसा लगता हूँ? जिन परिस्थितियों से आप गुजर रही हैं, उन्हीं से कभी हमारा परिवार भी गुजरा था। आपकी आंखों की बेबसी कभी मैंने अपनी बड़ी बहन की आंखों में देखी थी। मैं किसी बेबसी का शिकार नहीं हूँ। मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरी दशा पर तरस खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कामना तीखे स्वर में बोली। ठीक है, पर इसमें इतना क्रोधित होने की क्या बात है? चलो शीतल पेय पीते हैं। तेज गर्मी में दिमाग को कुछ तो ठंडक मिलेगी। अरुण शांत स्वर में बोला तो अपने उग्र स्वभाव पर मन ही मन लज्जित होती कामना उसके साथ चल पड़ी। इस घटना को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि एक शाम कामना के घर के द्वार की घंटी बजी। कहिए, कामना के छोटे भाई ने द्वार खोलते ही प्रश्न किया। मैं अरुण हूँ, कामना जी का सहयोगी, और ये मेरी बड़ी बहन स्थानीय कॉलेज में व्याख्याता है। आगंतुकों में से एक ने अपना परिचय दिया। संदीप उन्हें अंदर ले आया। फिर कामना के पास जाकर बोला, दीदी आपके किसी सहयोगी का नाम अरुण है क्या? क्यों, क्या बात है? अरुण का नाम सुनते ही कामना घबरा गई। पता नहीं, वे अपनी बहन के साथ आए हैं। पर आप इस तरह घबरा क्यों गई? घबराई नहीं, मैं डर गई थी। माँ को इस तरह किसी का आना जाना पसंद नहीं है ना, इसलिए तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूँ? आपने मुझे कितनी बड़ी चिंता से मुक्ति दिलवा दी। कामना बैठक में पहुंची तो उसके पिता अरुण व उसकी बहन से कह रहे थे, विवाह के बाद भी कामना अपने परिवार की सहायता कर सकती है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अरुण की बहन बोली, क्यों शर्मिंदा करती हैं आप? अब कामना के छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी समाप्त होने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। सुमन बोली, अरे कामना, आओ बेटी, देखो अरुण और उनकी बहन तुम्हारा हाथ मांगने आए। मैंने तो स्वीकृति भी दे दी है। कामना को देखते ही उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले। कामना की निगाहें क्षणांश के लिए अरुण से मिली तो पहली बार उसे लगा कि नैनों की भी कोई भाषा होती है। उसने निगाहें झुका ली। विवाह की तिथि पक्की करने के लिए फिर मिलने का आश्वासन देकर अरुण और उसकी बहन ने विदा ली। उनकी जाते ही कामना पिता से बोली, ये आपने क्या किया? विवाह के पहले तो सभी मीठी बातें करते हैं,
किंतु विवाह के बाद उन्होंने मेरे वेतन को लेकर आपत्ति की तो मैं बड़ी कठिनाई में फंस जाऊंगी। तुम भी निरीह मूर्ख हो। इतना अच्छा वर, वो भी बिना दहेज के, हमें कहाँ मिलेगा? फिर क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ठीक हो जाऊं? तुम्हारे विवाह की बात सुनते ही मेरी आधी बीमारी जाती रही। देखो कितनी देर से कुर्सी पर बैठा हूं, फिर भी कमजोरी नहीं लग रही। पिता ने समझाया, तुम चिंता मत करो कामना, घर के पिछले 2 कमरे किराए पर उठा लेंगे। फिर रचना की तो नौकरी करने लगेगी। बस तुम सदा सुखी रहो, यही हम सब चाहते हैं। सुमन बोली। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झिलमिलाए। तो दोस्तों, ये थी एक पारिवारिक कहानी जो किसी तरह अपने परिवार को चला रहे थे। एक लड़की कमा रही थी। कभी कभी किसी न किसी परिवार में ऐसा होता है। तो दोस्तों, बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।